Hello friends, so today we are going to learn about our environment। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड सेकेंड टर्म का एग्ज़ामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक है, तो आपकी हेल्प के लिए आपका फ्रेंड आपके साथ में है। सो हम लोग जो है एनवायरनमेंट टॉपिक के बारे में कुछ समझने जा रहे हैं और अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ आपको हेल्प के लिए हम आए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस क्लासेस में, उनको हम देखेंगे। फिर हम अपने टॉपिक्स को देखेंगे। फिर हम आप लोगों को बिलिंगुअल लैंग्वेज में यानी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है, उसको लेकर हम अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने प्रश्नों को लिखना है। सो चलते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, इसमें हमारा इकोसिस्टम बहुत अहम क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन इकोसिस्टम। एंड दूसरा टॉपिक इसमें जो आएगा फूड चेन आएगा, ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो, एक आपका 10% का रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा लोग आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। सो हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने ना, वी हैव टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर है एंड फूड वेब्स, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि इकोसिस्टम हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम दिया गया है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड जो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक है, बायोटिक्स, ये सारी डिटेल दी गई हुई है। अभी इनको हम पढ़ेंगे बाद में। फर्स्टली हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको आस्क किए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस जो देखते हैं मोस्टली आप देखिए एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीज़ें ही महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो हमें सभी कुछ आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म्स करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। देखिए आपका 2019 में सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है, डिफाइन एन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। आपको फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। दैट मीन्स इकोसिस्टम क्या होता है, यानी परितंत्र क्या होता है, उसको हिंदी में परितंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद में आपको एक डायग्राम दिखाना है, उसको शो करना है। तो ये 19 में आपका आया हुआ है। और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ इकोसिस्टम। वही क्वेश्चन है कि आप इकोसिस्टम को क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन का फर्स्ट लेवल ऑटोट्रॉफ्स होता है। एंड यू हैव टू गिव अ रीज़न, आपको रीज़न बताना है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। साइंस में आपको पॉइंट्स अच्छे क्लियर होने चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट मार्क्स, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एसएसटी नहीं है, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छा लिखना है। इफ़ यू, और आपको हम टॉपर्स की जो है कॉपीज़ भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए एग्ज़ाम एक जो है उसके रणनीति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। अभी देखिए इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग्स, ग्रास एंड इंसेक्ट्स एंड स्नैक्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आपको ग्रास की चेन बनानी है और इसमें स्नैक लेना है, ठीक है ना, और असाइन ट्रॉफिक लेवल्स दिखाना है फ्रॉग से, एंड विच कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर्स टू बिलोंग। तो ये कंज्यूमर की कैटेगरीज को बिलोंग करके आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। और ये आपका क्वेश्चन देखिए 2020 में आस्क किया गया है। सो हम इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल है। क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, ठीक है ना, लेसन को बाद में हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन नहीं की जाती हैं, ठीक है ना, होती हैं। वेयर इज, जबकि एक्वेरियम नीड रेगुलर क्लीनिंग। देखिए बच्चा लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, और 2019 में आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग जैसे देख रहे होंगे, बेस्ड ऑन द देयर फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंस बिटवीन parasites and decomposers, you have to write differ between both, ठीक है ना। व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में आपको बताना। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एंड लिमिट
2, 3, 4 इन अ फूड चेन में 3, 4 का आपको वो दिखाना है और उसका रीज़न भी दिखाना है. व्हाट विल द हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल्स. तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं किस तरीके के आए हुए हैं. सीबीएसई ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग इज डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एक्सटर्नल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट. कि ये पॉइजन, आपको पता है कि ये जहरीली गैस होती है ओजोन, बट ये हमारे लिए रक्षा कवच का वर्क करती है. यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए परफॉर्म एन एक्सटर्नल फंक्शन, एक बहुत ज़रूरी जो है फंक्शन के रूप में काम करते. तो इस पर आपको टॉपिक लिखना है 2020. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप ये जान लीजिए, आप ओजोन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन लेयर से, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग. गिव द रीज़न वाई फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी देख लेते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन. देखिए 19 में ये क्वेश्चन किया गया है आपसे, ये 19 में क्वेश्चन किया गया है, हाउ इज ओजोन फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर. अपर एटमॉस्फेयर में कैसे ओजोन फॉर्म होती है, कैसे बनी हुई है. ठीक है ना, उसको आपको बताना है. रिप्रेजेंटेशन अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे ओजोन लेयर का वर्क है, क्या है, आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे और कैसे लिखना ये भी बताएंगे. स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लेक्शंस, राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेक्शंस. अब ओजोन डिप्लेक्शंस का जो नुकसान है, इफेक्ट्स है, तो इसके इफेक्ट्स बताने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो ये क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर से आपके लिए श्योर है कि आपका पेपर तैयार हो जाएगा. जो तैयारी हम करवा रहे हैं इसको अगर आप समझ कर जाएंगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे. ठीक है ना. फिर देख लीजिए आगे क्वेश्चंस को और देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं. ठीक है ना. तो आप लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन देखा, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम क्या होता है. आपको बस इस तरीके से लिखना है, इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. ये बायोस्फीयर की एक यूनिट है, यानी कई जो इकोसिस्टम है वो मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं. ठीक है ना. सो इट इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट वेयर कॉन्टिन्यूअस इनपुट ऑफ द एनर्जी सर्कुलेशन ऑफ मैटर रिक्वायर. अब देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिखाया गया, आपको डायग्राम शो करना था, उसका ब्लॉक डायग्राम शो करना था. सो इस तरीके से शो कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं सनलाइट इज अ बेस ऑफ एनर्जी. जो हमारा मेन जो एनर्जी का लेवल, एनर्जी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हमारा बेसिक प्राइमरी जो कह सकते हैं फर्स्ट लेवल जो है एनर्जी का, जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है. यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. या प्रोड्यूसर जो होते हैं, यानी कि उत्पादक जो होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है ना, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे यहाँ से एनर्जी गेट करते हैं. इसका 1% एनर्जी उनको पौधों को मिलता है. और फिर 10% का रूल चलता है. आपका 10% का रूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिएगा. अब ये हर लेवल पर 10% जो चलता जाएगा. ठीक है ना. सो प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद में हार्बीवोरस, फिर उसके बाद में कॉर्निवोरस, फिर उसके बाद में टॉप कॉर्निवोरस. इस तरीके से जो है एक लेवल बढ़ता रहेगा. तो आप लोग ये समझ रहे हैं ना. इस देखिए क्वेश्चन में बस इस तरीके से आपको डायग्राम और मेन पॉइंट्स लिखकर, और आपको जो है डायग्राम से शो करना है. ये साइंस है, साइंस में आपको बहुत ही डायग्राम्स का यूज़ करते हुए चलना है. चलिए, तो ये रहा आपके क्वेश्चन. अब इसके आगे आपको हम समझाने जा रहे हैं अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हमारा आएगा टॉपिक और हम किस तरीके से उसको समझना है. तो ये क्वेश्चंस हो गए. अब इन क्वेश्चंस के बाद में हम लोग क्वेश्चन समझ लेंगे. जैसे अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके बारे में आप क्या समझते. तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. जैसे कि बताया था, बायोस्फीयर की एक फंक्शनल यूनिट है. ठीक है ना. एंड इट इज द स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट वेयर रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी कैन आर सर्कुलेशन मैटर टेक्स प्लेस. यानी आप ये कह सकते हैं जो आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये बायोस्फीयर की एक इकाई है, इसका एक अंग है. कई इकोसिस्टम परितंत्र मिलकर एक जीव मंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं. आप ये कह सकते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे. और अब हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे जो हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें. तो अब हम अपने डायग्राम से इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए देखेंगे. जैसे कि हमारा बच्चा लोग टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी है. पहले इसको हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी. फिर उसके बाद में हम आगे कुछ है. फर्स्टली हमारे सामने है एनवायरनमेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ एनवायरनमेंट. तो हम इसको समझते हुए चलेंगे सिंपल वे में. वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वह पर्यावरण कहलाता है. एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. वह हर चीज़ एनवायरनमेंट है जो हमारे चारों ओर है. वी कैन सी.
ठीक है ना बच्चों लोग, तो इस पर ध्यान देंगे। सो उसको समझते हुए चलेंगे। हाँ, आप देखिए एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही साफ़ सफाई से बहुत अच्छे से लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है बट इस तरीके से लिखना है, कहते नहीं हैं आपको शार्प माइंड का यूज़ करना है, हाँ, और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो इन्वायरमेंट पूछा जाए तो नॉर्मली में आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, ठीक है ना। वे सभी वस्तुएं जो किसी भी जीवधारी तथा वनस्पति के चारों ओर उपस्थित हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप इस डायग्राम के तरीके से दिखाएंगे। फर्स्टली आपने इन्वायरमेंट लिख दिया, इस तरीके से डिफिनेशन लिखेंगे और इन्वायरमेंट के फिर पार्ट्स दिखा, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, आपको बहुत ही नंबर अच्छे मिलेंगे। हिंदी वाला ना, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आई नो दैट। सो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिखे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। सो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग आते हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, लिविंग्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये वाटर, एयर एंड माउंटेन, ये आपके सभी जो हैं इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो सारी वस्तुएं हमारे चारों ओर हैं, ठीक है ना। तो ये जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ये लिविंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग्स भी होती हैं। भाई वस्तुएं जैसे अभी हम बैठे हुए आपको टीच कर रहे हैं, फ़ोन हमारे सामने है, नॉन लिविंग और थिंग्स है, ठीक है ना। और हम आपको टीच करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं आपके फ्रेंड्स। सो आई एम ऑल्सो आ लिविंग थिंग्स, सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है जो हमारे चारों ओर है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट के दो जो हैं घटक होते हैं जिनको इंग्लिश में कंपोनेंट हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको फर्स्टली एक होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, आपसे पूछ लिया है व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आ जाते हैं, जो विच थिंग्स आर हैव विच थिंग्स दैट मीन्स वी कैन से environment is the sum of all biotic and abiotic, that is called environment। फर्स्टली हम ये कह सकते हैं। और जो चीज़ें, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एवरीथिंग इज कॉल्ड बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये हम लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद में नॉर्मली में दिखा सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि दो, जैसे आपको बताए थे बायोटिक और एबायोटिक। बहुत ही ईजी वे में आपको इसके स्ट्रक्चर के रूप में दिखाना है। अगर ऐसे दिखाएंगे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो इनको आप कोशिश करिए इस तरीके से दिखाने का, ठीक है ना। तो देखिए आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया बायोटिक कंपोनेंट्स में, राइट। सो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। दैट मीन्स वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपसे पूछ लिया व्हाट इज राइट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सो यू शुड राइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। फर्स्टली आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे भरे पौधे आते हैं जिनको हम उत्पादक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सेकेंडली आप कह सकते हैं एनिमल्स आते हैं, और एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोलते हैं, हिंदी में हम उपभोक्ता बोलते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। आपका ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिकम्पोजर्स एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ व्हाट इज़ द हाउ यूजफुल ऑफ डिकम्पोजर्स, इस तरीके से डिकम्पोजर्स कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये सारे प्रश्न आपके बनेंगे, तो ध्यान रखिए इनको, एक तरफ से हम समझते हुए चलेंगे। तो हमारे जैविक के अंदर कौन कौन आ गए आप समझ सकते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, राइट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, राइट है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना, एबायोटिक में, ठीक है ना, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब एबायोटिक कंपोनेंट में आपका हो गया लाइट हो गया, एयर हो गया, सॉयल हो गया यानी भूमि हो गई, और उसमें नदी आती है, झील आती हैं, ये प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। देखो बायोटिक में भी दो टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं,
ठीक है ना, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल्स, जिसको मानव निर्मित कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, मानव निर्मित, यस। और नेचुरल, दैट मीन्स जो हमें नेचुरल मिले हुए हैं, ठीक है ना। सो प्रकाश यानी कि लाइट, वायु, एयर, और ये सारी चीज़ें आपकी जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। तो फर्स्टली अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के घटक बताइए, यानी राइट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक में प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। ये हमारे बायोटिक एबायोटिक हो गए। अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, टॉपिक आया है, जो इकोसिस्टम। आपका ये इकोसिस्टम में क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ इकोसिस्टम, या आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन इकोसिस्टम, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन आपको दिखाया था जो 2019 में आया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। फर्स्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और इकोसिस्टम जो होता है, ये शब्द जो है, इस शब्द की जो उत्पत्ति, जो इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया वो एजी टेंसले ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्टली यूज़ किसने किया इस वर्ड को, जो आप ये याद रखेंगे, ये दैट वर्ड इज़ फर्स्टली यूज बाय एजी टेंसले इन 1935। अब इकोसिस्टम है क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको हमने दिखाया था जो 2019 में आया हुआ है कि ये इकोसिस्टम है क्या, या डिफाइन इकोसिस्टम। अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है आपसे, तोड़ मरोड़ कर, समझ रहे हैं ना। तो चाहे तोड़ा जाए और चाहे मरोड़ा जाए, बट आपको आंसर सही से देना है। जैसे वातावरण के अब हमारा ये इकोसिस्टम, ये आप नॉर्मल वे में कह सकते हैं, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पर्यावरण पूछा जाए तो जैसा कि आपने कहा था, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर होता है, जो भी कुछ पाया जाता है वो पर्यावरण होता है, ठीक है ना। वट एवर अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे एनवायरमेंट के बाद में आपसे जैसे इकोसिस्टम पूछा गया, तो इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतःक्रिया, जिसको इंटरैक्शन बोलते हैं। वो इंटरैक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इन नॉर्मल वे में आप लिख सकते हैं इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन द इकोसिस्टम, तो आप इतनी सी ओनली ये डिफिनेशन लिखेंगे, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट नोन एज इकोसिस्टम। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। अब आपका पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में आपको बताना है, तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्टली आपका होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एंड सेकेंड आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ऑर्थोपोजेनिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द ऑर्थोपोजेनिक इकोसिस्टम। बोथ नेम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, रिप्रेजेंटेशन आप एग्जाम में इसी तरीके से दीजिएगा जैसे हमारे नोट्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है, देयर आर टू टाइप्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इक्वेटिक में आपके लेक आ जाएगा, सी, ओशियंस, रिवर्स, और आपका जो टेरेस्ट्रियल होता है जिसको स्थलीय बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मैंने स्थलीय, भाई स्थलीय से, स्थल से है रिलेटेड, तो जो स्थल से रिलेटेड आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, टुंड्रा हो गया। टुंड्रा एरियाज होते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एक्वेटिक में आपका यानी जलीय परितंत्र हो गया, यानी पानी से रिलेटेड, लेक हो गया, सी हो गया, ओशियन। ओशियन में लगभग 71% लगभग वाटर जो है होता है ना, रिवर हो गया। तो ये आपके हो गए नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल में जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र, और इस जलीय परितंत्र को एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, स्थलीय परितंत्र को
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड दूसरा आर्टिफिशियल हो गया मानव निर्मित। अब मानव निर्मित में भी बहुत अलग अलग से तुमसे आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए, तो आप इसमें बता सकते हैं। तो एक तो आपका होता है धान का खेत, भी इसी के एग्जाम्पल में आता है अर्थ, जो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। इसको क्रॉप लैंड, एग्रीकल्चर लैंड भी बोलते हैं। धान का खेत, पैडी फील्ड्स वगैरह, सीड बैंक यानी बीज जो है बैंक जो होती है, वो भी आपका जो है एक कृत्रिम परितंत्र है जिसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। और एक्वेरियम तो बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, फिश पॉन्ड, ठीक है ना। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये भी एक कृत्रिम जो है इकोसिस्टम है। इट इज़ ऑल्सो अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम, फिश पॉन्ड, परितंत्र। अब इकोलॉजी आ गया। देखिए आपने इकोसिस्टम समझ लिया। इकोसिस्टम नॉर्मल वे में आप क्या कह सकते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, interaction between biotic and abiotic component of environment known as the ecosystem. And how many types of ecosystem? There are 2 types of ecosystem, firstly natural ecosystem and secondly artificial ecosystem. It is also known as the anthropogenic ecosystem. And the example of artificial ecosystem like cropland and agriculture land, seed bank, aquarium, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। परितंत्र, परितंत्र ये इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी यानी कि ये स्टडी ऑफ पारिस्थितिक तंत्र की जो स्टडी होती है, पर्यावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधी जो अध्ययन होता है, यानी जो स्टडी होती है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी, ठीक है ना। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था, ठीक है ना। तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यस, सो वी कैन से व्हाट इज द मीन ऑफ इकोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आप नॉर्मली ये कह सकते हैं इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन the organism and environment. So it is a study of आफ्टर दैट हमारा ये जो बहुत मेन टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। ये एग्ज़ाम में इन दोनों में से एक आपसे पूछ लिया जाएगा। इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, फूड चेन एंड व्हाट इज़ द डिफर बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। सो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ठीक है ना। तो पहली बात आप इसको समझ लीजिए कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कहा जाए कि सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को और उत्पादक को, सभी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, मेन सोर्स कौन है, सन है, राइट, ठीक है ना। मान लीजिए 100 जूल एनर्जी जो है हमें सन से पौधे को मिल रही है, ग्रीन प्लांट्स को। तो 100 का आपको पता होना चाहिए, एक 10% का लॉ भी है, वो बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपका इसको पता होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो सन से 1% लेते हैं। कितना परसेंट लेते हैं, 1%। तो मान लीजिए 1000 से 1000 जूल थी यहाँ पर, तो 1000 का 1% कितना हो जाएगा, 1000, राइट। सो 1000 सन के पास में 1000 एनर्जी है, जूल, यस। उसका 1% प्लांट्स को मिलेगा। सो 1% दैट मीन्स 10 जूल। अब उस 10 जूल का 10% जो हमारा कंज्यूमर नेक्स्ट है, यानी कि गॉट, बकरी को मिलेगा 10%। उस 10% का जो 10% होगा वो आपके ये हमारे यहाँ पर जो शिकारी है, ह्यूमन बीइंग है, जंगल, ये जंगल का एनवायरनमेंट दिखाया गया है, इसको 10% मिलेगा। इस तरीके का 10% का जो पूरा
जो है प्रोसेस चलता रहेगा। 90% जो होगा वो जो है वेस्ट हो जाएगा एक्टिविटीज़ में। सो ये रूल भी आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक परितंत्र है, जैसे ये जंगल परितंत्र है। इसमें पौधे, जो हरे भरे पौधे हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, अब यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं प्रोड्यूसर्स। और इस प्रोड्यूसर्स को एनर्जी किससे प्राप्त होती है? सन से प्राप्त होती है। इट इज़ ठीक है ना। और इस एनर्जी को इस पौधे से जो एनर्जी प्राप्त कर रही है वो ये बकरी प्राप्त कर रही है, और इस बकरी को खाकर ये शाकाहारी जो मनुष्य है, मानव है, ये एनर्जी प्राप्त कर रहा है। और इससे जो एनर्जी लास्ट स्टेज में प्राप्त कर रहा है, यानी कि गेट कर रहा है, वो टर्टियरी कंज्यूमर्स जिसको बोलते हैं, यानी कि सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है ना, शेर प्राप्त कर रहा है, यानी लाइन जो है वो जो है ग्रहण कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, पौधे से गॉड से ह्यूमन और ह्यूमन से लाइन, ये एक परितंत्र का निर्माण कर रहा है। तो आप एक परितंत्र का ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो यस, ठीक है ना। सो जो आपके बकरी है, यहाँ पर जो बकरी है, ये कंज्यूमर इसको कहा जाता है। जो उपभोक्ताओं पर जो ये उपभोक्ता होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। और इनको ही हार्बीवोरस बोला जाता है। और सेकंड जो है आपका जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, जैसे उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इसमें ह्यूमन आते हैं, बिल्ली, चूहा, मानव, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। बिल्ली भी आती है। तो ये ओमनीवायरस कहलाते हैं, जिनको हम सर्वाहारी बोलते हैं, ओमनीवायरस, ठीक है ना। और लॉइंस वगैरह जो टेरिटोरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम मांसाहारी यानी कार्निवोरस बोलते हैं। तो ये एक आपका परितंत्र हो गया। परितंत्र का आप एक एग्जाम्पल बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जिसको जैविक घटक बोलते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आप जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। तो आप कह सकते हैं द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सन। पृथ्वी पर जीवन क्रियाओं को संचालित रखने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है, यानी इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ये कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो जैविक घटक में, जो सारे जैविक घटकों के लिए जो है सन क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उत्पादक क्या है? उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, यानी हरे भरे पेड़ पौधे, यानी प्लांट्स, ठीक है ना। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको स्वपोषी बोलते हैं। इसी को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन आया था ऑटोट्रॉप्स के बारे में आया था, एंड व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा था, एंड गिव द रीज़न, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ऑल ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड इन प्रोड्यूसर्स में सभी हरे पौधे जो हैं प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? तो इसका एक केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है, CO2 यानी 6 CO2 एंड 12 H2O को सनलाइट यानी क्लोरोफिल के साथ, और सनलाइट में जो है उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है, एंड 6O2 ऑक्सीजन एंड 6H2O और वाटर को अलग कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनाता है। पौधों में भोजन ग्लूकोज को ही C6H12O6 के रूप में वो संचित होता रहता है, ठीक है ना, पौधे में। तो इस तरीके से वो भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन यानी रेडिएशन तथा जल H2O का अपचयन यानी ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। तो रेडिएशन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। इसमें पौधों में संचयित भोजन पदार्थों को बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने का यानी कि सभी जितने भी जीवधारी हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से ऊर्जा को जो है ग्रहण प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही प्राप्त करते हैं।
सो कंज्यूमर यानी कि जीव जंतुओं को कंज्यूमर्स बोला जाता है। एनिमल्स ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है, उन्हीं को परपोषी कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन हरे भरे पौधों या उत्पादक यानी कंज्यूमर्स, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स या अन्य जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और परपोषी वो होते हैं जो एनिमल्स, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, ठीक है ना, तो वो उन्हें हम जो है हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल द कंज्यूमर्स नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स, जितने भी कंज्यूमर्स हैं आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है हमारे सामने, और इससे बकरी भी भोजन ग्रहण कर रही, खरगोश भी एंड हिरन भी, ठीक है ना। तो हरे पौधे जो होते हैं, झाड़ियाँ, वृक्ष प्राथमिक उत्पादक को खाने वाले, ग्रहण करने वाले जीव शाकाहारी यानी हार्बीवोरस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो विच आर कॉल्ड हार्बीवोरस, ठीक है ना, these are called herbivores which used to eat get energy from these. So organisms they get their food by plants are called the herbivores. तो herbivores किसको बोलते हैं? organisms they get, ऐसे organism they get देयर फूड्स, अपना खाना प्राप्त करते हैं, बाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज हार्बीवोर्स एंड सच आर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। सो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसको शाकाहारी जीव कहते हैं, गाय, बकरी, हिरन आदि, ठीक है ना। हरे पौधे जो होते हैं वो हरे पौधे आपके प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर सर्वाहारी ओमनीवायरस कहलाते हैं, ऐसे जीव जो हरे पौधों और अन्य किसी जीव को खा सकते हैं, मनुष्य हो गया उसमें, रैट, कैट वगैरह, ठीक है ना। सो तृतीय उपभोक्ता जो है इसको टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी मांसाहारी बोलते हैं, इसको कॉर्निवोर्स बोलते हैं। वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, लाइक टाइगर हो गया, ठीक है ना, एंड लॉइन हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉर्निवोर्स, ठीक है ना। सो अपघटक डिकम्पोजर्स, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिकम्पोजर्स। सो ऐसे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, विच आर ईट प्रोड्यूसर्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड कंज्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपके बैक्टीरिया आते हैं, कवक आते हैं, लाइक दैट। सो विषाणु वायरस क्या होते हैं? अपघटक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जो वायरस होते हैं एक नंबर में पूछ दिया जाए वो अपघटक नहीं होते हैं, ठीक है ना। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, थोड़ा ये डिफर भी देखते जाइएगा, ठीक है ना। सो इन पर ध्यान दे लेंगे तो थोड़ा सा वर्क आपका जो है ऑप्शनल वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी प्लांट्स, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्टली हार्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स एंड थर्ड आपका कॉर्निवोर्स, ठीक है ना। हार्बीवोर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, राइट। सो इस सर्वाहारी यानी कि ओमनीवायरस के अंतर्गत मनुष्य, चूहा, बिल्ली आते हैं। मांसाहारी के अंतर्गत कॉर्निवोर्स आते हैं, राइट। और कवक जीवाणु डिकम्पोजर्स के अंतर आते हैं, कवक और जीवाणु, ठीक है ना, डिकम्पोजर्स के अंतर, ठीक है ना। तो आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गया ना, ये सारे जो हैं आपके डिकम्पोजर्स में आते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि खाद्य जाल क्या होता है, फूड चेन क्या होती है। देखिए चैन एक सीधी श्रृंखला होती है। सबसे जैसे देख लिया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स ने एनर्जी गेट की 10% और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स ने एनर्जी गेट की 10%।
सो भोजन तथा ऊर्जा का एक वर्ग से जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जीवों की ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जिस प्रकार से देखिए अभी उत्पादक में आपके पेड़ पौधे का जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे एनर्जी 10% कौन ले रहा है, वो चूहे ले रहा है, और चूहे से 10% एनर्जी कौन ले रहा है, स्नैक ले रहा है। तो इस तरीके से जो ये एक चैन चलता है, तो इसको इस